हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग आर के राजपूत के अध्याय 8 प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आर के राजपूत के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे हमने सारे चैप्टर को 1 बाय 1 फिनिश किया है। सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से सारे वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक संधारित्र स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर इंस्टॉल करने का बेस्ट प्लेस यानी सबसे अच्छा जगह कौन सा है। तो हम लोग कैपेसिटर लगाते क्यों हैं? हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हमारा कोई इंडक्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी की तरफ जाए, यानी हमारा पावर फैक्टर अगर यूनिटी हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसे कहाँ लगाते हैं? अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, यानी इंडक्टिव लोड जो है उसके समानांतर में हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं। वही हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है कैपेसिटर को इंस्टॉल करने के लिए यानी लगाने के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक पुअर पावर फैक्टर से हानियाँ। तो दोस्तों, पुअर पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर यानी पुअर यानी कि 0.5 है, 0.4 मतलब कि आपका 1 से कम है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर 9 भी है 0.9 तो आप कह सकते हैं कि अच्छा पावर फैक्टर है। तो लेकिन अगर पुअर है मतलब कि 0.2 है, 0.4 मतलब कि आपका कम ही है 1 से। तो क्या पूछ रहा है? पुअर पावर फैक्टर से हानियाँ क्या है? तो दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P = होता है √3 VL IL cos phi। ठीक, ये पावर का फार्मूला होता है। अगर आप यहाँ से IL की वैल्यू निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा P √3 VL cos phi। ठीक, आपको यही प्राप्त होगा। तो अगर ये पुअर बोल रहा है यानी कि आपका पावर फैक्टर आपका बहुत कम है। तो अगर पावर फैक्टर कम है तो आपका क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा। तो अगर आपका करंट इंक्रीज होगा दोस्तों तो विद्युत प्रणाली में अधिक बिजली का नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारा लॉस होता है वो क्या होता है? लॉस जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है I²R। तो अगर I की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा लॉस भी हमारा बिजली का अधिक होगा। दूसरा क्या कह रहा है? लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि I प्रोपोर्शनल V। ठीक, अगर हमारा I का वैल्यू ज़्यादा है तो V का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो V = अगर IR होता है, ठीक, तो I का वैल्यू ज़्यादा है यानी आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा। तो क्या होगा? ये लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर की रेटिंग होती है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर के लिए जो कैपेसिटर की रेटिंग होती है वो होती है kVAR में। ठीक है, kVAR। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछ देता है। दोस्तों, हमने मान लीजिए कि कोई लाइन ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे हमने 0 डिग्री डिफरेंस ले लिया। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज है, ठीक, तो अगर पावर, आप जानते हैं कि अगर हमारा इंडक्टिव लोड है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लैगिंग। यानी अगर आपका I यहाँ पे है, IR आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा आपका IL। यानी आपका जो होता है इंडक्टिव के केस में होता है जो करंट हमेशा वोल्टेज से लैग करता है। ठीक है, अगर प्योर है तो 90 डिग्री लैग करेगा, लेकिन अगर प्योर नहीं है तो हमारा कुछ ना कुछ 45 जो भी डिग्री लैग करेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर हो वो यूनिटी के आसपास हो। ठीक है, यानी हमारा लैगिंग ना हो कि हमारा ये पावर फैक्टर 1 की तरफ भागे। तो यानी हमारा IR की वैल्यू हमारा I हो, यानी हमारा जो हमारा हो I और V दोनों सेम फेज में हो। यानी अगर I और V हमारे सेम फेज में होंगे तो हमारा वहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर के जो हम लगाते हैं, पावर फैक्टर इसलिए इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर को उपयोग करते हैं, तो जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बेस्ट का मतलब आप नुकसान मत कर लीजिएगा कि वेस्ट होगा। हमने वेस्ट नहीं बोला, हमने बोला बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट मतलब होता है कि बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, तो आप हंसी मजाक करते रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। दोस्तों, पढ़ाई को कभी भी आप एकदम टेंशन में ना होकर ना पढ़िए। ठीक है, आप
एकदम शांति मन से पढ़ाई करते रहिए। कब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आपके लिए हाथ में आ जाए आपको नहीं पता है। बस आप पढ़ाई मन से करते रहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, जेई की, TG2 की, बीटेक, जो भी आप करते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। आप अगर हो सके तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे पता हो कि हमारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ITI के हैं, बीटेक के हैं, डिप्लोमा के हैं, किस फील्ड के लड़के हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों RK राजपूत एक ऐसी बुक है जो बीटेक वाला छात्र भी पढ़ता है, डिप्लोमा वाला भी पढ़ता है, लेकिन ITI वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो इंग्लिश से डरते थे। ठीक है, इंग्लिश से डरते थे, इसलिए मैंने उनके लिए यह बुक हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि वो इससे वंचित ना रह जाए। ठीक है, वो अच्छी राइटर के जो बुक आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, वो हिंदी में नहीं होते हैं, तो ITI बच्चे इससे पिछड़ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो ITI के बाद डिप्लोमा भी करते हैं। ठीक है, तो ITI के बाद वो अगर नौकरी पा जाते हैं TG2 का, लेकिन अगर वो चाहते हैं जेई बनना तो इंग्लिश वीक होने के कारण वह इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसलिए वह बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो TG2 के बाद पढ़ाई करके डिप्लोमा का डिग्री का उपयोग कर पाए, यानी वो जेई बन पाते हैं। ठीक है, तो हमने आपके लिए सुविधा आसान कर दिया है। आप इस बुक का आनंद हिंदी में ले सकते हैं। और मैं पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं इस बुक का कुछ क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं या एक क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ ताकि मैं उस सारे क्वेश्चन को मैं लिखा हुआ हूँ और सारे वीडियो का चैप्टर का जो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है वो लास्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा एग्जाम में दोस्तों कि RK राजपूत आप सभी के पास होगा, नहीं होगा तो आपने मैं ऑनलाइन लिंक दिया हुआ हूँ, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और वैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि आज इसका PDF है, RK राजपूत का बुक मेरे पास है, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों हमारा कहने तात्पर्य ये है कि आप RK राजपूत बुक तो सबके पास है, वो आप चाहेंगे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ से इंग्लिश में है तो कुछ बच्चे जो डिप्लोमा वाले हैं या ITI वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश के कारण, तो वह हिंदी में हमारा इस वीडियो को देखें और बुक से इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी अच्छी रहेगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन मैं आपकी सरलता के लिए बुक को हिंदी में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, तो ये आपसे इसका लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा। तो दोस्तों तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए हैं और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिएगा कि आप लोग किस फील्ड के हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा पाऊँ। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं आपको सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये एक फैमिली मेम्बर समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे अभी एक चैनल नया है, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसको अभी मैं चाहूँ तो दोस्तों रोज़ वीडियो डाल सकता हूँ। मैं RK राजपूत का वीडियो मैं रोज़ डाल सकता हूं, लेकिन मैं हर 2-3 दिन में डालता हूं क्योंकि मेरे वीडियो पे लाइक और व्यू इतने नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी हो सके, आपका फ्रेंड सर्किल है, कहीं भी ग्रुप है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जहाँ भी है, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे जो और भी बुकें हैं हमारे इंग्लिश वाले, BK मेहता भी कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए हिंदी में प्रोवाइड कराऊं, लेकिन कब, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रहिए और हिंदी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ RK राजपूत, इसका आप आनंद लीजिए। और BK मेहता का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, और हो सकता है तो आपको मैं लास्ट में सारे वीडियो का PDF एक जगह मर्ज करके पूरे बुक की तरह एक आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन कब, जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तब, क्योंकि अगर सपोर्ट मिलता है तो ही आपको, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं, देखिए दोस्तों लाइक और शेयर करने से कुछ नहीं जाता है आपका, सिर्फ आपको 1 रुपया नहीं लगना है, तो क्या दिक्कत है भाई, आप लाइक शेयर करो ना वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए डेली वीडियो बनाएं, अच्छा वीडियो बनाएं। सारे मटेरियल आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आगे पहले अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, पद के तो रेटिंग क्या होती है हमारा, KVR में होती है। पावर फैक्टर के लिए हमारी कैपेसिटर की रेटिंग होती है KVR में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरीज रेजोनेंट परिपथ में प्रेरकत्व को दोगुना वृद्धि कर दें तो धारिता आधा कर दें तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है,
तो आपने क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा होगा, क्वालिटी फैक्टर इक्वल होता है 1/r√L/C। ये बोला है कि प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस को दोगुना कर दें और धारिता को आधा कर दें। तो अगर आप देखिए इंडक्टेंस को अगर दोगुना करेंगे तो 2L हो जाएगा और धारिता को आधा करेंगे तो 1/2C, यानी ये 2 आपका ऊपर चल जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4L/C, यानी ये 4 टाइम्स आपका इंक्रीज कर रहा है। यानी क्या होगा आपका दोस्तों, परिपथ की सिलेक्टिविटी में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप देख लीजिए कि 4 टाइम्स आपका वृद्धि हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परिपथ की सिलेक्टिविटी में वृद्धि हो रही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध प्रेरणी परिपथ में। तो दोस्तों शुद्ध प्रेरणी परिपथ की बात कर रहा है, तो पहले आप एक ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। शुद्ध प्रेरणी की बात करेंगे आप दोस्तों, तो आपका मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक, आपने 0 डिग्री यहाँ पर रेफरेंस ले लिया, ठीक, ये आपका शुद्ध प्रेरणी परिपथ के लिए है, उसका वोल्टेज है। और इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा करंट होता है 90 डिग्री लैग करता है, यानी हमारा ग्राफ जो कुछ होता है कुछ यहाँ से शुरू होगा। दोस्तों इसकी वैल्यू थोड़ी सी हाइट कमी रहेगी, इसकी वैल्यू थोड़ा सा हाइट कमी रहेगी, ठीक। तो अगर आपका रिजल्टेंट देखेंगे दोस्तों, तो पावर फैक्टर का रिजल्टेंट हमारा जो पावर का हमारा रिजल्टेंट जो प्राप्त होगा हमारा ऐसे कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे मैच करेगा। थोड़ा ड्राइंग पुअर है दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं ड्राइंग भी अच्छा कर लूँगा अपना। तो हमारा जो पावर फैक्टर जो प्राप्त होगा हमारा, पावर जो हमारा प्राप्त होगा हमारा, तो क्या होगा, ये प्राप्त होगा। यानी चक्र के कुछ हिस्से के दौरान रेखा से शक्ति लेता है और फिर चक्र के दूसरे भाग को लौटा देता है। यानी ये आपका ये डिस्चार्जिंग है, ये आपका चार्जिंग है। यानी आपकी एक साइकिल में अगर देख रहे हैं तो आधे में आपका चार्ज हो रहा है और आधे में डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, आप कह सकते हैं एवरेज पावर इज 0, यानी चक्र के कुछ हिस्से के दौरान शक्ति ले रहा है और कुछ हिस्से के दौरान शक्ति लौटा दे रहा है, यानी एवरेज पावर आप कह सकते हैं कि 0। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज पावर इज 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व धारा प्रवाह को प्रभावित करता है। दोस्तों प्रेरकत्व हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस हमारा धारा में परिवर्तन होने का विरोध करता है। ये मैं आपको शुरू से बात मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। वैसे तो मैक्सिमम लोग को ये बातें पता होंगी कि इंडक्टेंस जो होता है हमारा धारा में परिवर्तन होने का विरोध करता है। तो दोस्तों अगर परिपथ को जब आप ऑन भी करेंगे या ऑफ करेंगे तो वो धारा प्रवाह का प्रभावित करेगा, यानी उसका विरोध करेगा। अगर ऑन अवस्था में है तो वो ऑफ अवस्था में नहीं जाना चाहेगा, यानी उसका विरोध करेगा। अगर ऑन में आपका है तो करंट फ्लो हो रही है तो करंट बंद होने का विरोध करेगा, ऑफ में है तो करंट नहीं जा रही है तो करंट जाने का विरोध करेगा। यानी परिपथ का जब ऑन या ऑफ होंगे तो वहाँ पर वो उसका विरोध करेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक कुंडली की प्रेरकत्व बदलती है। तो दोस्तों एक कुंडली का प्रेरकत्व बदलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका फार्मूला आप लोग देख लीजिए, L = होता है μN²A/L होता है फार्मूला। तो सीधे आप कह सकते हैं मैग्नेटिक कोर के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। सीधे मैग्नेटिक कोर के यहाँ पे दोस्तों ये क्षेत्रफल नहीं लिखा है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और सीधे परमेबिलिटी के समानुपाती, यानी परमेबिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और लंबाई के व्युत्क्रम यानी लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। दोस्तों आपको एग्जाम में आर.के. राजपूत के सारे क्वेश्चन अगर मिलेंगे एग्जाम में तो आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसे देखिए, कोई भी बंदा है, अगर आप बीटेक किए, डिप्लोमा किए हैं, चाहे आईटीआई किए, जो भी किए हैं, आईटीआई वाले तो वैसे नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हिंदी में होने के कारण बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि बच्चे तक अगर वीडियो पहुंच रहा है तो बच्चे जरूर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को पहुंचाने के कारण में आपको करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी है सोर्स है हम आपसे ही कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तो ये बेसिक बुक है आपके लिए, ठीक है। इस बुक की सहायता के बिना आप समझ लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हैं तो ये बेसिक बुक हर बंदा पढ़ता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा,
तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, L=μn²a/L। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी नियम व सिद्धांत AC व DC दोनों के लिए समान होते हैं। तो दोस्तों ओम जो हमारा प्रतिरोध जो होता है, जब लोड प्रतिरोध हो तो सभी नियम सिद्धांत AC और DC के लिए दोनों के लिए समान होते हैं। इसको आप लोग आंसर होगा जब प्रतिरोध हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेरक परिपथ का समय नियतांक प्रेरकत्व की वृद्धि और प्रतिरोध की कमी के साथ बढ़ता है। दोस्तों इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा होता है टाइम कांस्टेंट होता है L/R। ये सेम क्वेश्चन आपको रिलेट होगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो क्या लिखा है, प्रेरकत्व की वृद्धि और प्रतिरोध की कमी के साथ बढ़ जाती है, यानी इसकी अगर वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी तो हमारा क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर के सुधार हेतु कैपेसिटर लगाते हैं। तो दोस्तों पावर फैक्टर के सुधार के लिए हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं समानांतर में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाईली कैपेसिटिव परिपथ में रिएक्टिव पावर एक्चुअल पावर से अधिक होता है। तो दोस्तों हाईली कैपेसिटिव परिपथ में हमारा रिएक्टिव पावर क्यों अधिक होता है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर बैंक की रेटिंग किस में होती है, kVAr में, वो रिएक्टिव पावर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब इंक्रीज करेगा तो हमारा किलोवाट से यानी एक्चुअल पावर से अधिक होगा हमारा रिएक्टिव पावर। तो ये हमारा ऑप्शन kVAr इज ग्रेटर देन किलोवाट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस परिपथ के लिए पावर फैक्टर 0 होगा। तो दोस्तों पावर फैक्टर हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटर के केस में ही 0 हो सकता है, लेकिन कब, जब ये शुद्ध हो यानी प्योर हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, एक मान लीजिए सर्किट है, ये 0 डिग्री डिफरेंस ले लिया मैंने। ठीक है, ये IR है, B है, 0 डिग्री डिफरेंस ले लिया। तो अगर कैपेसिटर की केस की बात करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा IC, ये हो जाएगा आपका IL। ठीक, अगर ये प्योर कैपेसिटिव है तो इनके बीच 90 डिग्री, और प्योर इंडक्टिव है तो इनके बीच 90 डिग्री। तो VI cos phi, cos 90 वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 0। यानी किस परिपथ के लिए पावर फैक्टर हमारा 0 होगा, यानी cos phi की वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो हमारा पावर फैक्टर भी 0 होगा। कब होगा, जब हमारा प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर की इकाई होती है। तो दोस्तों इकाई का मतलब होता है यूनिटी पूछ रहा है। यूनिटी कब होगी, यानी जब हमारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो। यानी रेजिस्टिव के केस में हमारा क्या होता है, अगर ये भी है तो IB, यानी इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये ओनली रेजिस्टिव के केस में होता है। ठीक है, तो अगर पावर फैक्टर पूछ रहा है तो cos phi पूछ रहा है, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। यानी ये पूछ रहा है पावर फैक्टर इकाई होती है, यानी यूनिटी, यानी एक कब होता है। तो कब हो सकता है दोस्तों, जब ये रेजिस्टिव के केस में ओनली, तभी ये 1 हो सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर को हम लोग उच्च क्यों रखते हैं, ये भाई सोचने वाली बात है भाई, क्यों उच्च रखते हैं भाई। तो आपको मैंने अभी फार्मूला बताया है कि IL = हम लोग लिखते हैं P/√3 VL cos phi, यही ना होता है। तो अगर cos phi हमारा उच्च है तो IL हमारा निम्न होगा। तो हानि को घटाने के लिए, भाई हानि सिंपल सी बात है, हमारा क्या होता है लाइन में I² R होता है, यही ना होता है, I² R लॉस होता है हमारा, इसी को घटाने के लिए, क्योंकि अगर हमारा IL कम है तो लॉस भी कम होगा। दूसरा क्या है, लाइन के वोल्टेज विनियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन को कम करने के लिए। दोस्तों अगर IL आपका कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी, IL कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी ऑटोमेटिक कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि पावर फैक्टर को हम लोग उच्च रखते हैं ताकि हमारा लॉसेस कम हो और वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कम हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटिव परिपथ का समय नियतांक उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान
दोस्तों ये पूछ रहा है कि कब परिभाषित करते हैं टाइम कांस्टेंट को। दोस्तों यह वह वोल्टेज है जो अपने अंतिम मान का 63% तक चार्ज हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अगर टाउ की वैल्यू पूछ दे, ठीक है, दिया हुआ आपको, या फिर निकालने को बोलते हैं L/R दे दें या फिर CR दे दें, तो आप वहाँ से टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी पूछता है कि 86% चार्ज होने में कितना समय लगेगा। तो टाइम कांस्टेंट आपको दिया है और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 टाउ कर देंगे, तब हो जाएगा 86%। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि 95% बोल रहा है, ठीक है, 95%, तो वहाँ पे आप करेंगे 3 टाउ से। उसके बाद बोलेगा अगर 98% की बात करेगा तो यहाँ पे आप करेंगे 4 टाउ से। 100% बोलेगा तो आप कर देंगे यहाँ से 5 टाउ से। तो इससे आप नोट कर लीजिएगा, अगर मैं यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। 86 के लिए आप करेंगे 2 टाउ से यानी 2 से, 95 के लिए 3 से, और 98 के लिए करेंगे आप 4 से, और 100 के लिए करेंगे आप 5 से। एग्जाम में आपसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, टाउ की वैल्यू दे देगा और सीधे यही बोल देगा कि 86% के लिए कितना इसकी वैल्यू होगी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉस मुक्त RLC परिपथ में ट्रांजिएंट करंट होगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि लॉस मुक्त, जब दोस्तों लॉस मुक्त की बात कर दिया है कि यानी वहाँ पे अगर लॉस मुक्त की बात कर रहा है तो वहाँ प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध में हमारा लॉस मुक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध में लॉस होना ही होना है, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे R नहीं होगा। तो परिपथ में ट्रांजिएंट करंट होगी। ट्रांजिएंट करंट होती क्या है दोस्तों? ट्रांजिएंट का मतलब होता है दोस्तों टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर रखता हो। जैसे कि इंडक्टर हमारा है वो ना तो तुरंत चार्ज होगा ना ही तुरंत डिस्चार्ज होगा। सेम उसी तरह कैपेसिटर भी क्या है, धीरे धीरे चार्ज होगा और धीरे धीरे टाइम के साथ ही डिस्चार्ज होगा। तो ये पूछ रहा है ट्रांजिएंट करंट होगी। तो दोस्तों हमारा अब ऊपर से लॉस मुक्त पूछ रहा है, तो लॉस मुक्त हमारा क्या है, LOC है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा और इंडक्टर क्या है, एवरेज पावर इज 0 यानी लॉस नहीं करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा क्या आता है, लॉस करता है। तो ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, इंडक्टिव केस में ऐसे कुछ ग्राफ है, तो क्या हो रहा है कि टाइम के साथ देखो बढ़ रहा है और टाइम के साथ ही घट रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या है ये साइनोसॉइडल तो ही तो है, ये स्क्वायर थोड़ी ना है। तो आपसे ही पूछा है कि लॉस मुक्त RLC परिपथ में ट्रांजिएंट करंट होगी, तो वो क्या होती है, वो साइनोसॉइडल होती है, ना कि स्क्वायर। इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा साइनोसॉइडल होगा, ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, तो क्या होगा वहाँ पे साइनोसॉइडल आपके लिए वहाँ पे सही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर वेव में RMS मान बराबर होता है। तो दोस्तों स्क्वायर के केस में RMS मान और एवरेज मान दोनों सेम होता है, ठीक है। और दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारी, दोनों की वैल्यू हमारी दोस्तों कहाँ गया है, दोनों की वैल्यू आपको क्या होती है, RMS भी और एवरेज भी, दोनों आपकी VM या कह सकते हैं, अगर वोल्टेज की बात करें VM और करंट की बात कर रहे हैं तो IM ही होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट होता है। दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है डबल एनर्जी ट्रांजिएंट की बात कर रहा है। तो डबल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखिए इंडक्टर जो होता है हमारा, वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो करता है मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर कहाँ का करता है हम लोग का, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। यानी कि ये बात कर रहा है डबल एनर्जी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टोर होने एनर्जी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी है। और दोस्तों तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑप्शन में अगर आपको जहाँ कहीं भी L और C का कॉम्बिनेशन दिखे वहाँ पे आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ नोट कर लीजिएगा, एक जगह लिखा है LC लिखा हुआ है और RLC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों केस में आपको बोथ का ऑप्शन भी सही लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ वाला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि अगर आपको RC दिया है या RL दिया है ये नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे RLC दिया है या LC दिया है तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है, हमारे दोनों अलग अलग फील्ड में अपना एनर्जी को स्टोर करते हैं। एक करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एक करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो हमारा आंसर क्या होगा, RLC परिपथ में, क्योंकि आर के राजपूत बुक के अनुसार वहाँ पे ये एक ऑप्शन RLC ही था जहाँ पे LOC एक जगह थे, तो इसलिए हमने ऑप्शन में RLC ही लिया है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ, अगर LC आपको दिखे तो आप LC भी वहाँ टिक कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट करंट के साथ जुड़े हुए प्रेरक और संधारित्र में ट्रांजिएंट करंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको इससे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो साइनसॉइडल वेव बनेगा, ठीक। दूसरा क्या होता है कि डबल एनर्जी क्या होता है ट्रांजिएंट, तो LOC होते हैं। फिर पूछ रहा है ट्रांजिएंट करंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े हैं ये उन्हीं का रिलेट कर रहा है कि ट्रांजिएंट करंट हमारा किसके लिए होता है, तो प्रेरक और संधारित्र के केस में ही होता है, क्योंकि हमारा दोनों ही एक मैग्नेटिक में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा संचित करता है ऊर्जा को, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, RLC समांतर परिपथ अनुनाद में पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर चाहे आपका समानांतर हो चाहे सीरीज हो, मतलब की श्रेणी हो, दोनों केस में आपका यूनिटी ही होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 0 डिग्री डिफरेंस ले लिया, ठीक, यहाँ वोल्टेज ले लिया है, समांतर की बात किया है तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ आप मान लीजिए कि आपको IR है, यहाँ मान लीजिए IC है, ये मान लीजिए यहाँ पे IL है, ठीक। अगर रेजोनेंस की बात करेंगे आप तो IL बराबर हो जाएगा आपका IC, ये ना होता है X बराबर XC, IL बराबर, मतलब दोनों सेम, रेजोनेंस की कंडीशन में दोनों सेम हो जाएंगे। जब ये सब होंगे तो आपका IR की वैल्यू आ जाएगी I, दोनों सेम आ जाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अगर दोनों सेम फेज में हो जाएंगे जब, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। जब फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी देन कॉस फाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो कॉस फाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। तो दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात कर रहा है, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। यही आपसे मैं बोल रहा था अभी ऊपर क्वेश्चन में कि अगर शुद्ध प्रतिरोधी की बात किया है ये, तो ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, ये तो शुरू से मान ले पता है कि 0 डिग्री डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो अगर वोल्टेज आपका यहाँ पे है तो करंट आपका हमारा सेम फेज में, यानी दोनों के बीच हमारा 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो लिखा नहीं है करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, यानी दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। आप लोग इस दोस्तों थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते रहिए, जिससे आप लोग को भविष्य में अगर डिप्लोमा किए होंगे अगर ITI के बाद तो उसका बेनिफिट मिलेगा। जो लोग डिप्लोमा में होगा तो इतना तो इंग्लिश उनको पता ही होता ही होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल लैंग्वेज जो होता है ना प्योर हिंदी चलता है ना प्योर इंग्लिश, वो चलता है इंग्लिश, ताकि आपको अपने व्हाट्सअप फेसबुक चलाते होंगे तो जानते भी होंगे। आजकल तो सब कोई व्हाट्सअप फेसबुक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो सिंपल सी बात, आप यूट्यूब चला रहे हैं तो ही देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, इसका आंसर होगा, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में। तो दोस्तों अब ये बात कर रहा है शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये लैग करता है, यानी आपका IL इधर होगा, यानी 90 डिग्री वोल्टेज से लैग करता है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा वोल्टेज है जो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है। दोनों कहने का मतलब एक ही है। अगर हम कह दें कि दरवाज़ा खुला है, ये भी सही बात है, दरवाज़ा खुला है, लेकिन अगर अगला बंदा कह दे कि दरवाज़ा बंद नहीं है, तो दरवाज़ा बंद नहीं है तो दरवाज़ा खुला ही तो है। तो वही कहने का तात्पर्य है, क्या कह सकते हैं कि करंट आपका 90 डिग्री पीछे है, या कह सकते हैं कि वोल्टेज हमारा धारा से 90 डिग्री आगे है, दोनों बातें एक ही हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा, धारा 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, RLC युक्त परिपथ में पावर लॉस होता है। दोस्तों ये पूछ रहा है RLC युक्त, जहाँ पे आपका R, L और C तीनों से मिल के जो परिपथ बना है, ठीक है, तो वहाँ पर पावर लॉस कहाँ पे होता है। ये शुरू से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ये सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में ही वहाँ पे लॉस होता है। L और C के बीच हमारा क्या होता है, एवरेज पावर इज 0। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंडली का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो दोस्तों कुंडली का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL = 2πfL,
जिसे आप लोग कहते हैं ओमेगा एल, ठीक है। तो क्या बचा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ता है। सिंपल सी बात दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी मेरा बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एसी परिपथ में अपरेंट पावर का मान एक्चुअल पावर से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, एसी परिपथ में अपरेंट पावर का मान एक्चुअल पावर से अधिक होता है। कैसे होता है, आइए आपको दिखाते हैं। आपने पढ़ा होगा पी एफ इजिकल टू, हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, ठीक है, एक्चुअल पावर अपॉन अपरेंट पावर, ठीक। तो अगर आप एक्चुअल पावर निकालेंगे, एक्चुअल पावर, तो आप कह सकते हैं पी एफ इंटू अपरेंट पावर। तो दोस्तों आपका पी एफ आपका हमेशा 1 से कम होता है, 0.9, 0.8, मतलब अगर अपरेंट पावर में आप 0.8 से गुणा करेंगे तो आपका एक्चुअल पावर हमेशा कम ही आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एसी सर्किट में हमारा अपरेंट पावर का मान एक्चुअल पावर से अधिक होता है, अपरेंट हमारा आपका हमेशा अधिक होता है। ये आपका मैं डायग्राम बनाते रहूँगा एक, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई डायग्राम है, ये क्या है आपका किलोवाट मान लीजिए, ठीक है, एक्टिव पावर। ये आपका रिएक्टिव पावर यानी kVAR, तो ये होता है आपका kVA अपरेंट पावर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।